इस तेल से खाना बनाना छोड़ दो, बहुत सी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगेंगी। मेरे प्यारे आत्मन, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है, ये एक कहानी है। और कहानियां हमेशा उपदेशों से ज़्यादा गहरी उतरती हैं, क्योंकि उपदेश दिमाग तक पहुंचता है, कहानी सीधे हृदय तक पहुंच जाती है। तो चलो एक गांव की बात करता हूं। एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम कोई मायने नहीं रखता, बस इतना समझ लो कि गांव के लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा की उम्र 90 साल की थी और अम्मा ने अपने जीवन में कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखा था। न शुगर, न बीपी, न जोड़ों का दर्द, न वो थकान जो आजकल 30 साल के जवान लड़के लड़कियों को भी घेर लेती है। और उसी गांव में अम्मा के घर से बस 2 घर छोड़कर एक जवान लड़का रहता था। उम्र यही कोई 35 साल। शहर में नौकरी करता था, अच्छी कमाई थी, गाड़ी थी, बड़ा फ्लैट था। लेकिन एक दिन जब वो गांव लौटा तो उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि उसे शुगर है, बीपी है और लिवर में भी कुछ गड़बड़ है। अम्मा ने उसे देखा और बस इतना पूछा, बेटा तू खाना किस में बनाता है? लड़का हैरान हो गया। उसने कहा, अम्मा ये कौन सी बात हुई? मैं तो अच्छा तेल इस्तेमाल करता हूँ, मशहूर कंपनी का, टीवी पर विज्ञापन आता है, डॉक्टर भी बोलते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अम्मा हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें न व्यंग्य था न गुस्सा, बस एक गहरी करुणा थी। उसने कहा, बेटा जिस चीज का विज्ञापन इतना जोर से किया जाए उसी से सबसे ज्यादा डरना चाहिए। जो चीज सच में अच्छी होती है उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज कभी विज्ञापन नहीं करता कि मैं रोशनी देता हूं, फिर भी सब उसकी रोशनी में जीते हैं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन इसमें एक गहरा सच छिपा है मेरे प्यारे आत्मन। और आज मैं तुम्हें उसी सच की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। तुम सोच रहे होगे एक तेल की बोतल में ऐसा क्या रखा है कि इतनी बड़ी बात हो रही है, लेकिन जरा ठहरो, जरा गहराई में उतरो। जो चीज हम हर दिन में 2-3 बार अपने शरीर के अंदर डालते हैं, वो चीज छोटी कैसे हो सकती है? तुम जो सांस लेते हो वो हवा तुम्हें दिखती नहीं, फिर भी वो तुम्हारा जीवन है। तुम जो पानी पीते हो वो साधारण लगता है, फिर भी वो तुम्हारे शरीर का 70% हिस्सा बनाता है। ऐसे ही जो तेल तुम रोज खाते हो वो तुम्हारी हर कोशिका में, हर नस में, हर अंग में जाकर बैठ जाता है। वो कोई बाहरी चीज नहीं रहता, वो तुम्हारा ही हिस्सा बन जाता है। तो चलो अब कहानी को थोड़ा और पीछे ले चलते। 100 साल पहले की बात करो। तब के लोग तेल कैसे बनाते थे? गांव में एक कोल्हू होता था, बैल उस कोल्हू को घुमाते थे धीरे धीरे घंटों तक, और उस दबाव से तेल निकलता था, मोटा, गाढ़ा, अपनी असली गंध वाला, अपने असली रंग वाला। न कोई रसायन, न कोई मशीन, न कोई ऊंचा तापमान, बस बीज, बस दबाव, बस समय। और आज तेल एक फैक्ट्री में बनता है। बीज को पहले घानी में नहीं बल्कि हेक्सेन नाम के एक रासायनिक घोल में डुबोया जाता है। वही हेक्सेन जो पेट्रोल में भी इस्तेमाल होता है, वही हेक्सेन जो एक ज्वलनशील औद्योगिक विलायक है। इस रसायन की मदद से बीज से आखिरी बूंद तक तेल खींच लिया जाता है ताकि मुनाफा एक बूंद भी बर्बाद ना हो। फिर उस तेल को ब्लीच किया जाता है, यानी उसका असली रंग हटाया जाता है। रसायनों से उसे सफ़ेद पारदर्शी बनाया जाता है। फिर उसे डिओड्राइज किया जाता है, यानी उसकी असली गंध को भाप और ऊंचे तापमान से जबरदस्ती हटाया जाता है, क्योंकि बीज की असली गंध ग्राहक को पसंद नहीं आएगी। सोचो जरा मेरे प्यारे आत्मन, जिस चीज की असली गंध, असली रंग, असली स्वाद तुम्हें छुपाना पड़े, वो चीज कितनी असली रह गई? जब एक बीज अपनी पहचान ही खो दे तो वो तुम्हारे शरीर को क्या पहचान देगा? ये वही कहानी है जो हर उस चीज के साथ होती है जिसे इंसान ने प्रकृति से छीनकर फैक्ट्री में कैद कर लिया। आटा भी यही कहानी है। पहले चक्की पर पिसता था, अब मिलों में इतना बारीक और सफेद बना दिया जाता है कि उसमें से जीवन ही निकाल दिया जाता है। चावल भी यही कहानी है, पॉलिश करके, चमकाकर उसका असली पोषण अलग कर दिया जाता है।
और तेल भी यही कहानी है। अब तुम पूछोगे तो फिर कौन सा तेल इस्तेमाल करें? जरा धैर्य रखो, हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले उस लड़के की कहानी पूरी सुन लो। अम्मा ने उस लड़के से कहा, बेटा तू जो तेल इस्तेमाल करता है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई कई बार गर्म किया जाता है। तेरे दफ्तर की कैंटीन में जो समोसे तलते हैं वो तेल सुबह से शाम तक उसी कढ़ाई में रहता है, बार बार गर्म होता है, बार बार ठंडा होता है। क्या तू जानता है इससे क्या बनता है? लड़के ने ना में सिर हिलाया। अम्मा ने कहा, जब तेल को बार बार बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसके अणु टूटने लगते हैं और नए जहरीले पदार्थ बनने लगते हैं। इन्हें विज्ञान की भाषा में ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये पदार्थ तेरे शरीर में जाकर तेरी नसों की दीवारों से चिपकने लगते हैं, जैसे नाली में कचरा जमा होता है। धीरे धीरे तेरी नसें संकरी होती जाती हैं, तेरा दिल ज़्यादा मेहनत करने लगता है, तेरा बीपी बढ़ने लगता है, तेरा लीवर उस कचरे को साफ करते करते थक जाता है। यहां मैं एक बात साफ कर दूं, मेरे प्यारे आत्मन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और मैं तुम्हें कोई दवा की जगह लेने वाली बात नहीं बता रहा। जो बीमार है उसे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, दवा लेनी ही चाहिए। लेकिन जो बीमारी अभी दस्तक ही दे रही है, जो अभी शुरू ही हो रही है, उसे रोकने का रास्ता हमेशा हमारी रसोई से होकर जाता है। दवा शरीर को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन भोजन शरीर को बीमार होने से रोकता है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो अम्मा ने आगे क्या कहा? उसने कहा, बेटा हमारे ज़माने में हम तेल बदलते रहते थे, कभी सरसों का तेल, कभी तिल का तेल, कभी मूंगफली का तेल, कभी घर का बना घी। हर तेल की अपनी तासीर होती थी, अपना गुण होता था। सर्दी में सरसों का तेल शरीर को गर्माहट देता था, गर्मी में तिल का तेल शरीर को ठंडक देता था। लेकिन आज तुम सब एक ही तेल में सब कुछ बनाते हो। सलाद भी उसी में, तलना भी उसी में, हलवा भी उसी में। एक ही चीज़ का इतना ज़्यादा और इतना एक तरफा इस्तेमाल, यही तो असंतुलन है, और असंतुलन ही बीमारी की जड़ है। मेरे प्यारे आत्मन, ज़रा ठहरो और इस बात को अपने भीतर उतरने दो। संतुलन, यही तो जीवन का सबसे बड़ा नियम है। न ज़्यादा नींद अच्छी, न बिल्कुल भी नींद न लेना अच्छा, न ज़्यादा भूखा रहना अच्छा, न ठूस ठूस कर खाना अच्छा। और ऐसे ही एक ही तरह के तेल का हर दिन, हर वक्त, हर तरह के खाने में इस्तेमाल करना, ये भी एक असंतुलन है। और शरीर असंतुलन को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करता। अब बात करते हैं उन तेलों की जिनसे सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहला नाम आता है रिफाइंड तेल का। चाहे वो रिफाइंड सोयाबीन तेल हो, रिफाइंड सूरजमुखी तेल हो, या रिफाइंड पाम तेल हो। ये तीनों बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। होटलों में, ढाबों में, समोसे पकौड़े बनाने वालों की दुकानों पर यही तेल इस्तेमाल होता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनमें ओमेगा 6 नाम का फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ओमेगा 3 बहुत कम। जब शरीर में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर के अंदर एक हल्की लेकिन लगातार चलने वाली सूजन शुरू हो जाती है, जिसे विज्ञान की भाषा में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये सूजन दिखती नहीं, महसूस भी नहीं होती शुरुआत में, लेकिन यही सूजन आगे चलकर जोड़ों का दर्द, दिल की बीमारी और कई और तकलीफों की ज़मीन तैयार करती है। दूसरा नाम आता है पाम तेल का, खासकर जो सस्ते नमकीन, बिस्किट और पैकेट वाले खाने में इस्तेमाल होता है। पाम तेल कमरे के तापमान पर भी अर्ध ठोस रहता है। ज़रा सोचो, जो चीज़ कमरे के तापमान पर जमने लगती है वो तुम्हारे शरीर के अंदर, जो कि 35-37 डिग्री पर रहता है, कैसे व्यवहार करेगी? ये तेल धीरे धीरे नसों में जमने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे ये बर्तन में जमता दिखता है। तीसरा नाम है वनस्पति घी का, जिसे हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहते हैं। ये तेल प्राकृतिक रूप से नहीं बनता। इसे बनाने के लिए तरल तेल में हाइड्रोजन गैस को ज़बरदस्ती उच्च दबाव और उच्च तापमान पर एक धातु के उत्प्रेरक कैटलिस्ट की मदद से मिलाया जाता है, ताकि तरल तेल ठोस घी जैसा दिखने लगे। ये प्रक्रिया पूरी तरह औद्योगिक है,
इसका प्रकृति से कोई नाता नहीं। और इस प्रक्रिया में जो ट्रांस फैट बनते हैं उन्हें दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठनों ने दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण माना है। इतना बड़ा कि कई देशों ने इस पर या तो पूरी तरह पाबंदी लगा दी है या इसकी मात्रा को कानूनी रूप से सीमित कर दिया है। चौथी बात, और ये बात तेल की किस्म से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है बार बार इस्तेमाल किया गया तेल। चाहे तुम कितना भी अच्छा तेल क्यों न खरीद लो, अगर तुम उसी तेल को 2-3 बार गर्म करके, ठंडा करके, फिर गर्म करके इस्तेमाल करते हो, पूड़ी तलने के बाद वही तेल फिर पकौड़े तलने के लिए इस्तेमाल करते हो, फिर अगले दिन फिर उसी तेल में कुछ और तलते हो, तो चाहे वो तेल शुरुआत में कितना भी शुद्ध क्यों न रहा हो, बार बार गर्म होने से उसमें वही जहरीले पदार्थ बनने लगते हैं जिनकी बात हमने अभी की। होटलों और ठेलों पर यह सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ तेल दिन भर, कभी कभी हफ्तों तक उसी कढ़ाई में रहता है, बस बीच बीच में थोड़ा नया तेल मिला दिया जाता है। तो मेरे प्यारे आत्मन, अब तुम पूछोगे अगर ये सब छोड़ना है तो अपनाएं क्या? चलो अब उस दिशा में चलते हैं, लेकिन थोड़ा ठहर कर, क्योंकि जो बात जल्दी में कही जाती है वो जल्दी में भुला भी दी जाती है। जो बात ठहर कर गहराई से समझी जाती है वो जीवन भर साथ रहती है। अम्मा ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे अपनी रसोई में ले गई। वहाँ एक पुरानी मिट्टी के रंग की बोतल रखी थी। उसने कहा, ये देख, ये कच्ची घानी का सरसों का तेल है। इसे लकड़ी की घानी में बहुत धीमी गति से बिना गर्मी पैदा किए निकाला जाता है। इसमें अपनी तीखी गंध है, अपना तीखा स्वाद है, क्योंकि इसमें कुछ छुपाया नहीं गया। फिर उसने एक और बोतल निकाली जिसमें तिल का तेल था। ये तिल का तेल है, इसे जिंगेली ऑयल भी कहते हैं। दक्षिण भारत में हजारों सालों से इसी तेल में खाना बनता आया है। इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो तेल को खराब होने से बचाते हैं और शरीर को भी। फिर एक तीसरी बोतल, नारियल का तेल। ये नारियल का तेल है, केरल और तटीय इलाकों में सदियों से इस्तेमाल होता आया है। ये तेल ऊंचे तापमान पर भी स्थिर रहता है, इसलिए तलने के लिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी जहरीला नहीं बनता। और फिर उसने घी की एक कटोरी दिखाई, देसी गाय के दूध से बना घी। ये घी है बेटा, ये कोई फैशन नहीं है, ये हजारों साल की समझ है। शुद्ध घी में ब्यूटरिक एसिड नाम का एक तत्व होता है जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये घी वही घी है जो घर में धीरे धीरे मलाई से बनाया गया हो, न कि वो जो बड़ी फैक्ट्री में दूध, पाउडर और वनस्पति तेल मिलाकर बनाया जाता है और घी के नाम पर बेचा जाता है। लड़के ने पूछा, अम्मा तो क्या मैं एक ही तेल हमेशा इस्तेमाल करूं? अम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, याद रख, बदलाव ही जीवन है। जैसे तू हर दिन एक ही कपड़ा नहीं पहनता, वैसे ही एक ही तेल हर दिन मत खा। कभी सरसों का तेल इस्तेमाल कर, कभी तिल का, कभी मूंगफली का, कभी घी का। शरीर को विविधता चाहिए, क्योंकि हर तेल अलग अलग पोषक तत्व लाता है और कोई भी एक तेल अकेले सब कुछ नहीं दे सकता। यहां मैं तुम्हें एक बात और साफ कर दूं मेरे प्यारे आत्मन, मैं ये नहीं कह रहा कि तेल बदल लोगे तो दुनिया की हर बीमारी खत्म हो जाएगी। जीवन इतना सीधा सादा गणित नहीं है। नींद, तनाव, चलना फिरना, हंसना, रिश्ते, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं जितना भोजन। लेकिन इतना जरूर सच है, भोजन वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। नींव कमजोर हो तो ऊपर चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, इमारत हिलती रहती है। और तेल उस नींव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये हर दिन हर एक भोजन में मौजूद रहता है। तो चलो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारे पुरखे इतने स्वस्थ कैसे रहते थे, बिना किसी जिम के, बिना किसी डाइट प्लान के, बिना किसी सप्लीमेंट के।